हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आरवीआई में आप सबका स्वागत है। आज का चैप्टर है जो कि डेमो चैप्टर है। डेमो चैप्टर मीन्स अपने यूट्यूब का फर्स्ट चैप्टर अपन अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि डेमो बताएगी कि किस टाइप के वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। तो फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसमें क्या पढ़ने वाला है, इसमें मैं एक पेज पर अपने शॉर्ट नोट्स बना के लेके आया हूँ। इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा और विदिन 5 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है सेल साइकिल। एनसीईआरटी में सेल साइकिल क्या है, ये अपना जीनोम डबल कर देता है और हम अपने अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को डबल कर देता है और क्या फॉर्म करता है, डॉटर सेल को फॉर्म करता है। ठीक है, ये डिवाइड क्यों करता है इसका रीजन एनसीईआरटी बताती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। सेल साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका ड्यूरेशन वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। यीस्ट में 90 मिनट है एंड ह्यूमन के अंदर 24 आवर है। इसका फर्स्ट स्टेप है जो सेल साइकिल है। फिर एनसीईआरटी बात करती है फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज दो प्रकार की, एक इंटरफेज एक एम फेज। यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसकी, माइटोसिस की बात करेंगे। इंटरफेज रेस्टिंग फेज है, यानी कि इसमें प्रिपरेशन होती है डिवीज़न की और इसमें 95% टाइम लगता है। एम फेज की बात करें तो इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होने वाला है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होगा और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इंटरफेज के स्टार्ट करते हैं। इंटरफेज G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज का बना हुआ है। इंटरफेज जैसा आपने पढ़ा रेस्टिंग फेज है, तो इसमें G0 फेज आता है। G0 फेज को क्वाइसेंट फेज कहते हैं, जिसमें मेटाबोलिकली एक्टिव होता है। और इसमें एनसीईआरटी लिखती है नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव टू डू ऑन, मतलब जब तक उसको काम नहीं कहा जाएगा तो वो काम नहीं करेगी जब तक इनएक्टिव रहेगी। उसमें सबसे पहले फेज आता है G1 फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स इसमें डुप्लीकेट होंगे और इसमें ये एक्टिव फेज है। ठीक है, और ये ग्रो करती रहेगी। एस फेज आता है जिसमें एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशंस होगा और इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशंस हो गए और इसमें किसी भी प्रकार के क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशंस नहीं होगा। फिर G2 फेज की बात करते हैं। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन नाम की बनेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी और इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और इसमें प्रिपरेशन होगी किसकी फेज की, एम फेज की। इसमें प्रिपरेशन होगी, उसमें जाके डिवीजन होने वाला है। तो चलिए एम फेज को स्टार्ट करते हैं। एम फेज जैसे बताया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में है और एम फेज मोस्ट ड्रामेटिकली फेज है, उसमें इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है। प्रोफेज की बात करें, अपने बताया एम फेज दो पार्ट में टूटी है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो उसमें पहला बात करें अपन कैरियोकाइनेसिस, उसके अंदर पहला है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या होने वाला है, इसमें क्रोमोसोम कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा और सेंट्रोसोम है जो ऑपोजिट बॉल की ओर मूव करेंगे और एस्टर फाइबर बन जाएंगे। इसमें गोल्जी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इन सब डिसअपियर हो जाएंगे। और मेटाफेज की बात करें तो इसमें कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा, ओके। हाँ, और ये इजी, एक सेकेंड यार, वाई आई एम नॉट एबल टू, ओके प्रोफेज अपन बात कर रहे थे। मेटाफेज, इसमें क्रोमोसोम कंडीशन फ्लीज हो गया और इसमें जो क्रोमोसोम है जो इक्वेटर पर लाई करेंगे और इसमें ये कनेक्ट होने लगेंगे काइनेटोकोर से और स्पेंडल फाइबर कनेक्ट हो जाएंगे और मतलब अपोजिट पोल की तरफ ऐसे स्पेंडल फाइबर ऐसे कनेक्ट होंगे, मतलब ये ऐसे लाइन पे आ गए ऐसे, तो इधर से ये कनेक्ट हो गया और ये इधर, ठीक है। तो एक तरह ये फाइबर कनेक्ट रहेंगे। एनाफेज की बात करें, एनाफेज है जो इसमें क्रोमेटिड स्प्लिट होंगे, यानी कि क्रोमेटिड जो ऐसे बने थे तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। और जिसमें टेल आर्म है, यानी कि अब ये ऐसे मूव करेंगे ना, ये सेंट्रियोल है तो इधर मूव करेंगे तो ये टेल पीछे रह जाएगी और हेड इसको लीड करेगा। तो इसमें बताता है कि इसको लीड करता है जो इसका सेंट्रोमियर लीड करता है, जो सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, ये लीड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने दिखाया है। टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंसन होना स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फॉर्म हो जाएगा और ईआर, जीबी और न्यूक्लियोलस है, ये सब रीफॉर्म हो जाएंगे। पहला फेज अपने कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बचा। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। इसमें क्या होने वाला है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करने वाले हैं। इसमें अभी एनिमल की बात करें तो इसमें फ्यूरो मेथड होगा। फ्यूरो मेथड मीन्स ऐसे ऐसे होता जाएगा,
ये ऐसे, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे कम होता जाएगा ऐसे, तो फिर फाइनली ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। प्लांट की बात करें तो अंदर सेल प्लेट यानी कि सेल वॉल होगी, वही इधर सेल प्लेट बढ़ाएंगे तो मिडिल लेमिला का काम करेगी, और ये वाली सेल और ये वाली सेल एक अलग सेल में टूट जाएगी। ठीक है, सेल प्लेट बनेगी। यदि बात करें यदि साइटोकाइनेसिस नहीं हो, अरे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस बन जाएगा, जिसमें क्या होता है कोकोनट का वाटर होता है, उसमें लिक्विड होता है, उसके बारे में बात करें। फिर माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, अब एक टाइप की सेल बनने वाली है, यदि ये 2n थी तो ये भी आगे जाके 2n बन जाएगी, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये फॉर्म करेगी आइडेंटिकल प्रोगेनी फॉर्म करेगी जो पेरेंट के जैसी है, और ये इसमें ग्रोथ होता है। ये सेल, अब इसमें जो एनसीईआरटी में दिया गया है सेल्स रिपेयर है, ये एपिकल है, लेटरल मेरिस्टेम में है, कुछ लोअर प्लांट या इंसेक्ट है जिसके अंदर ये हैप्लॉइड सेल्स होती है, उसके अंदर भी माइटोसिस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन मियोसिस चालू करते हैं। मियोसिस को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के अंदर पढ़ेंगे। मियोसिस 1 एंड दोनों के बीच, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच की फेज आती है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। सबसे पहले अपन मियोसिस 1 को स्टार्ट करते हैं, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, मियोसिस में क्या होता है, रिड्यूस होता है क्रोमोसोम हाफ नंबर से रिड्यूस हो जाता है, और इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। मियोसिस 1 की बात करें, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसके अंदर भी उसी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होगी, बट इसकी प्रोफेज काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू माइटोसिस की प्रोफेज से। इसमें प्रोफेज 1 लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोफेज 1 के पार्ट है, जो कि मियोसिस 1 का पार्ट है, जो कि अंदर मियोसिस के अंदर पढ़ रहे हैं। लिप्टोटीन की बात करते हैं। लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, और कॉम्पैक्टली कंटिन्यू स्टार्ट रहता है कंटिन्यूटली। ठीक है, जाइगोटीन पढ़ते हैं। जाइगोटीन में साइनेस्फिस होता है, साइनोप्टिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे बाइवेलेंट एंड टेट्राड बनते हैं। पैकाइटीन के अंदर अच्छे से विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या, बाइवेलेंट और टेट्राड। इसमें रिकॉम्बिन नोड्यूल बनता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड, वर्ड को याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड। एंजाइम यूज होने वाला है रिकॉम्बिनेज, और रिकॉम्बिनेज की साइट वहाँ पे लीव कर देगी, जैसे ये वाला ऐसे होगा तो यहाँ पे ये होने वाला है। ठीक है, डिप्लोटीन पढ़ते हैं। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिजॉल्व होगा जो साइनोटोनिमल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कहाँ पे बनाता है, जाइगोटीन में बनाता है, वो कि यहाँ पे डिजॉल्व होना स्टार्ट होंगे, और बाइवेलेंट है जो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, और ये काइजमेटा का फॉर्मेशंस करेंगे। डाइकाइनेसिस की बात करें, जो काइजमेटा बना है डिप्लोटीन में, काइजमेटा कहाँ बना है, डिप्लोटीन में, वो घुल जाएगा, यानी कि टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, डाइकाइनेसिस में, एंड में। ठीक है, एंड अब बात करते हैं डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस क्या है, काइजमेटा का टर्मिनेट हो जाएगा और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएगा, जो कि प्रोफेज 1 इस प्रोफेज में भी होता था, बट इसमें भी हो रहा है, पर इसकी कौन सी, डाइकाइनेसिस सबसे एंड में होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं मेटाफेज 1। इसमें उस यहाँ की मेटाफेज में भी इक्वेटर पे आए थे, इसमें भी जो बाइवेलेंट है वो इक्वेटर आएंगे, पर वहाँ एक ही बन रहा था, मतलब ऐसे ऐसे एक बन रहा था ऐसे, फिर यहाँ 2 फेज बन जाएगी, ऐसे 2 प्लेट बनेगी, एक इसकी एक इसकी एक इसकी, ऐसे, तो ऐसे 2 प्लेट बन जाएगी मेटाफेज पे। मेटाफेज पे 2 प्लेट बन चुकी है। ठीक है, और इसके स्पाइंडल फाइबर जो ऊपर की ओर ऐसे काइनेटोकोर से, यहाँ के काइनेटोकोर से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, एनाफेज 1 की बात करें। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, और कोई सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पा जाता एनाफेज 1 में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, टीलोफेज 1 की बात करें, इसमें वापस वो रीअपियर हो जाएंगे जो गायब हुए थे। इंटरकाइनेसिस की बात करें, ये 2 म्यूटिक फेज यानी कि म्यूटिक 1 एंड म्यूसिस 1 और 2 के बीच की फेज है, और ये शॉर्ट लिव्ड है, और इसमें कोई किसी भी टाइप पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहाँ की जो इंटरफेज थी इसके अंदर हो रहा था एस फेज के अंदर, बट इसकी म्यूसिस के अंदर नहीं हो रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। म्यूसिस 2 की बात करें, म्यूसिस 2 इक्वेशनल फेज है, एक टाइप से माइटोसिस की तरह, बट ये अलग है। ठीक है, प्रोफेज 2 की बात करें। प्रोफेज 2 की बात करें, प्रोफेज 2 में वही क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होगा और न्यूक्लियर मोमेंट डिसअपियर होगी। मेटाफेज 2 में वही इक्वेटर पाएंगे, स्पेंडल फाइबर अटैच होंगे, ऑपोजिट मूव करेंगे। फिर एनाफेज की बात करें तो ये एनाफेज 2 को अपने इसमें ध्यान रखना है। एनाफेज 2 है जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, यानी कि
ये ऐसे लगा हुआ ना, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये 2 भागों में टूटकर एक इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, ऐसे एक तो 2 प्लेट बनेगी। अब 4 सेल बनती कैसे है ये समझो, ये एक प्लेट जबकि दूसरी ये एक प्लेट। अब ये यहाँ से टूट गया है, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब सेम एकदम डबल, तो ये 2 अलग सेल, ये 2 अलग सेल, सोचो मतलब पहले तो ये 2 अलग, अब ये, यानी कि 1 से 4 बन रही, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो NF2 सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और स्पिंडल फाइबर होता है टेलोफेज 2, यही वापस रिफॉर्म हो जाएंगे। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्रोमोसोम का रिडक्शन करवाना है और गैमेट का फॉर्म करवाना है और वेरिएबिलिटी इंक्रीज करवाता है, जिससे इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि मियोसिस में हाफ नंबर से रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड सेल्स 4 बन जाती है। यदि 2n था तो n बन जाएगा और ये 1 सेल थी इसमें 4 सेल बन जाएगी। इस चीज़ को नोट डाउन कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। ये था अपना एक तरह से डेमो कि इस टाइप की वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगे। आई होप आपने इस लिमिटेड टाइम में इस चीज़ को कंप्लीट किया है। हो सकता हो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो, तो सॉरी। एंड इस चैप्टर को करने के बाद ज़रूर MCQ प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने बोला है उसी में से MCQ आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।